अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जो रोज़ ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनके रोज़ मर जाते हैं। तो आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपने किस मंथ में क्या करना है। तो जिनके रोज़ेज़ अच्छे ग्रो कर रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। और मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, ये नहीं बताऊँगा कि आपने क्या करना है। जो मैं करता हूँ मैं सिर्फ वही बताऊँगा। आप कर भी सकते हो अप्लाई, आपकी मर्ज़ी, आपके रोज़ेज़, आपकी प्रॉपर्टी, आप जो मर्ज़ी करो। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या सीखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है पड़ा ये कि ना आपने रोज़ेज़ लेके कब आने हैं। तो रोज़ेज़ लेने का जो बेस्ट टाइम होता है वो जनवरी होता है। जनवरी में वो वाले रोज़ेज़ लेके आने हैं जो गाछी में हों, क्योंकि वो बीमारी से पाक रोज़ेज़ होते हैं और न हेल्दी रोज़ेज़ होते हैं। बड़ा रोज़ चूज़ करना है, छोटा चूज़ नहीं करना, और ऐसा चूज़ करना है कि ग्राफ्ट उसका सही हो। नीचे से भी देख के आना है, ऐसा पौधा चूज़ करना है जो सीधा हो, लंबा हो, जिसकी स्ट्रक्चर अच्छा हो, बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो, जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा हों। तो जनवरी में ये लेके आना है, दिसंबर में भी नहीं लाना। जनवरी में हेल्दी पौधे आते हैं क्योंकि वो लेट ज़मीन से उनको निकालते हैं। उसका मौसम इतना प्यारा होता है कि अगर आप उसकी अच्छे से केयर करेंगे तो वो मार्च में फ्लावर भी देने लग जाते हैं। ऐसे पौधे नहीं लेके आने जो पिछले साल से उनके पास पड़े हो, क्योंकि उनमें बीमारियों का डर रहता है, क्योंकि उन पर बीमारियों के अटैक भी होते हैं। वो बेशक थोड़े से हेल्दी लगते हैं, शौक में भी नहीं आते, लेकिन बिलीव मी, ये मेरे सारे रोज़ेज़ वो हैं जो मैं गाची में लेके आया था। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो आपने ऐसे रोज़ेज़ चूज़ करने हैं जो न्यू आए हों, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना रोज़ेज़ के, ये वो वहाँ से आ रहे होते हैं, जबकि नर्सरी वाले एक्सपर्ट नहीं होते। उनको नहीं पता रोज़ की केयर कैसे करनी है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो भेज रहे होते हैं, उनके रोज़ेज़ बीमारी से पाक होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। आपको फ्लावर का साइज़ भी एक्चुअल में पता चल जाएगा। तो जनवरी में आपने रोज़ लेके आने हैं। जो आप नया रोज़ लेके आओगे ना, उसको छोटे पॉट में शिफ्ट करना है, क्योंकि उसकी गाछ इतनी छोटी होती है। उसको 6 इंची के पॉट में शिफ्ट करना है, और मिट्टी में भी आप लगा सकते हो और कोकोपीट में लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि फ़िलहाल कोकोपीट में ना लगाओ, क्योंकि उसका जो मिट्टी का रूट बॉल है उसको मिट्टी में ही ट्रांसफ़र करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने 6 इंची के पॉट में उसको लगाना है और मिट्टी में लगाना है, और ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना पड़े। ऐसा काम आपने 15 दिन तक करना है। 15 दिन के बाद आपने उसको ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देना है जहाँ पर हल्की सी धूप पड़ रही हो। धूप में शिफ्ट करने के बाद आपने उसको पहला फर्टिलाइज़र देना है। पहला फर्टिलाइज़र आप कौन सा दोगे? पहला फर्टिलाइज़र ना आपने उसको कंपोस्ट देनी है। अगर आपने रिपोर्टिंग के टाइम कंपोस्ट डाली है तो फिर आपने कंपोस्ट नहीं देनी। फिर आपने उसमें थोड़ी सी बहुत ही मामूली मिकदार में डीएपी डालनी, यानी कि 6 इंची का पॉट है तो उसमें 3 दाने डीएपी डालो, 3 दाने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के डाल दो, या कैल्शियम नाइट्रेट भी होती है। इसके डाल के 3 दफ़ा भर के पानी दे देना और 15 दिन तक कुछ नहीं देना। ऐसा रोज़ जो आपने बिल्कुल न्यू लिया हो उसकी प्रूनिंग नहीं करनी, ज़रा भी प्रूनिंग नहीं करनी, पूरा साल उसकी कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपने हर 15 दिनों के बाद देते रहना है, तब तक जब तक वो अपने अच्छे से नए पत्ते ना निकाल ले। अगर आप जो प्लांट लेके आए हैं वो सफ़र कर रहा है तो उसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना तब तक जब तक उसके थोड़े थोड़े पत्ते निकलना शुरू ना हो जाएं। दूसरी तौर पर ना कि जो सफ़र कर रहे होते हैं वो पहले ही मर जाते हैं 15 दिन तक ही। अगर वो 15 दिन तक सर्वाइव कर गया है तो अपने वो नए पत्ते निकाल आएगा। इसी वजह से पहली डोज़ आपने 15 दिन के बाद लेनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा वीक है तो फिर आपने पहली डोज़ 15 दिनों के बाद नहीं देनी, फिर 1 महीने के बाद देनी है। डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद जब आप देखो कि आपका रोज़ कलियों पे आ गया है, यानी कि छोटे छोटे फूल बनाना शुरू कर दी हैं उसने, जैसे कि ये हैं, ऐसे स्टेज में उसे पोटाशियम की ज़रूरत होती है। तो आपने डीएपी के साथ पोटाश भी थोड़ी सी मिक्स कर देनी है, 0-0-50 कहते हैं। अगर आपके पास पोटाश नहीं है तो आप एनपीके भी यूज़ कर सकते हैं। एनपीके आपने कौन सा यूज़ करना है? जो वाटर सॉल्युबल एनपीके होता है, यानी कि जो पानी में मिक्स हो जाता है। एक ग्रैन्युअल वाला होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है जो बाहर से आते हैं अच्छी कंपनी के, वो मिक्स करना है। बहुत ही कम मिक्स करना है क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ही हाई होती है, हाई डोज होती है, वो आपके पौधे को जला भी सकती है। तो 1 चम्मच आपने वो डालना है 10 लीटर की बाल्टी में, और वो जो पानी बनेगा ना उसका तकरीबन 1 पाव पानी कह सकते हो आप, यानी कि जैसे 1 पाव का मिल्क पैक का डब्बा नहीं होता उसमें डाल के उतना एक पौधे को देना है, और ये तब तक देना है जब तक वो फूलों पे रहेगा। इसके साथ साथ आप इप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी का लिया है तो उसके एनपीके में ट्रेस एलिमेंट मिक्स होते हैं, तो आपको और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आपने ये काम भी करना है कि जैसे ही नए पत्ते निकलेंगे ना उन पर थ्रिप्स अटैक करते हैं। थ्रिप्स के रोकने के लिए ना आपको इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना पड़ेगा। इमिडाक्लोप्रिड कौन सा? जो ना अच्छी कंपनी का हो, जैसे कि सजेंटा भी अच्छी कंपनी है, बहुत सी अच्छी कंपनी है बड़ी, उसका लेना है आपने। लोकल कंपनी का नहीं लेना, क्योंकि वो असर नहीं करता थ्रिप्स पे। थ्रिप्स बहुत ही बुरे तरीके से इनके पत्तों को मोड़ देते हैं। और एक फ्लाई भी होती है, ड्रैगन फ्लाई कहते हैं आई थिंक सो से, वो भी इसके पत्तों को मोड़ देती है। तो आपने ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो असर करे। तो इमिडाक्लोप्रिड का हर 7 से 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं।
अगर आपके पत्ते ऐसे रेड रेड हैं अभी, यानी कि नए पत्ते निकल रहे हैं, तो फिर आपने 7 दिन के बाद स्प्रे करना है। लेकिन अगर आपके पत्ते हेल्दी हो गए, यानी कि ऐसे फुल हो गए हैं, फुल पे आ गया है, तो फिर आपने 15 दिनों के बाद स्प्रे करना है इमिडाक्लोप्रिड का, अच्छी कंपनी का। मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई आ गया, आपकी अच्छे से फ्लावरिंग हो गई। अब आपने उसकी केयर कैसे करनी है? अब आपने ना अपने रोज़ को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको मीडियम सन मिले, और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसकी हवा ब्लॉक ना हो। उसको छोड़ देना अपने हाल पे, इसे पानी देते रहना है। पानी का कोशिश करो कि 2 दफ़ा पानी दो, सुबह और शाम। अगर पानी सूखता है तो, अगर पानी नहीं सूखता तो फिर सिर्फ 1 दफ़ा पानी दो और शाम को शावर कर दो, ताकि उसमें नमी बनी रहे, क्योंकि गर्मी इसको बहुत बुरी लगती है रोज़ को। तो गर्मी में अगर आप इसकी नमी बना के रखेंगे ना, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। गर्मी के बाद मौसम आता है जुलाई का, जबकि बारिशें होती हैं, कहीं पे जुलाई में होती हैं, कहीं पे अगस्त में होती है। तो जैसे ही बारिशों का मौसम आए तो फिर आपने इसको अगेन कंपोस्ट डालनी है जब उसमें मिट्टी में, और केमिकल फर्टिलाइज़र आपने तब तक देने हैं जब तक ये फ्लावरिंग पे था। यानी कि मार्च में आपकी फ्लावरिंग हो गई है, गर्मी मार्च में आ गई है, तो फिर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र देना छोड़ देना, कोई भी फर्टिलाइज़र देना छोड़ देना। लेकिन आखिरी लाट ना इसका यूजली तौर पे मार्च में आ जाता है, वो अप्रैल तक रहता है। लेकिन अगर इंसेक्ट डैमेज कर लेना तो फिर वो अप्रैल में नहीं जाता, मार्च तक ही रहता है। और पत्ते अगर अप्रैल में बहुत ज़्यादा इस दफ़ा गर्मी पड़ी थी तो पत्ते अप्रैल में जलने लग गए थे, तो अप्रैल तक आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना, सिर्फ तब तक देना है जब तक उसके फ्लावर हेल्दी हैं, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सावन में आपने इसको खाद डाल देनी है। खाद आपने कौन सी डालनी? कंपोस्ट डालनी है, कोई प्रूनिंग अभी नहीं करनी। सावन जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर गर्मी की एक थोड़ी सी लहर आती है, जिसमें ना आपने कोशिश करना है कि रोज़ आपका अपने पत्ते खुद ही गिरा दे, जो कि सितंबर होगा। अगर आपके पौधे ने सितंबर में अपने पत्ते नहीं गिराए तो आपने कोशिश करना है कि उसके कम पानी दो। जितना कम पानी देंगे ना, वो पत्ते पीले करके ना नीचे से खुद ही गिरा देगा, क्योंकि आपको गिराने में मुश्किल होगी उसके पत्ते, क्योंकि रोज़ेज़ के बहुत ही ज़्यादा पत्ते होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में रोज़ की प्रूनिंग का मौसम आ जाता है। कहीं पे जहाँ पे ठंड पड़ती है ज़्यादा, यानी कि सर्दी जल्दी आ जाती है, वो सितंबर के एंड में रोज़ की प्रूनिंग कर लेते हैं। और कहीं पे जहाँ पे गर्मी पड़ती है, जिसके मैदानी इलाके होते हैं, वो करते हैं अक्टूबर के एंड तक प्रूनिंग करते हैं। क्योंकि अगर वो जल्दी प्रूनिंग करेंगे तो क्या होगा कि उनके नए पत्ते कर्ल होना शुरू हो जाएंगे, उस पर थ्रिप्स का बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाएगा। जैसे जैसे रातें ठंडी होंगी, ये थ्रिप्स का अटैक कम होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से वो थोड़ा लेट प्रूनिंग करें तो उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ सर्दी जल्दी आ जाती है तो आपने सितंबर के एंड तक प्रूनिंग कर लेनी है। अगर सर्दी देर से आती है, यानी कि नवंबर में भी ठंड नहीं होती बहुत ही ज़्यादा, ऐसी ठंड कि ना धूप निकले ही ना और आसमान से ओस गिरती रहे, तो ऐसी स्टेज में, नवंबर में अगर ऐसी स्टेज नहीं आती है, जनवरी में जाके आती है, तो फिर आपने उसकी 15 अक्टूबर के बाद प्रूनिंग करनी है। और अगर आपके यहाँ जल्दी ठंड आ जाती है तो फिर आपने सितंबर के एंड में प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग के लिए आपको सारे पत्ते गिराने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर नहीं करोगे ना ऐसा, तो पुराने पत्तों की बीमारी नए पत्तों में ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएगी। प्रूनिंग से पहले हम अक्सर रोज़ की रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में रोज़ की रिपोर्टिंग करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अगर आपने रोज़ की रिपोर्टिंग भी करनी है, यानी कि आपका इतना बड़ा गमला नहीं है, पौधा बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर उसको भी आपको सितंबर में ही करना पड़ेगा, सितंबर की पहली तारीख को करना पड़ेगा। और सितंबर और ये प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के दरमियान अच्छा यही रहता है कि 1 महीने का डिफरेंस हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम जितनी प्रूनिंग कर रहे हो उतनी रिपोर्टिंग ज़रूर कर दो, अगर आपने करनी है तो, क्योंकि रिकवर कर जाता है। अगर ठंड आ गई ना, तो ऐसा काम आपने कब करना है? नवंबर में करना है। अगर फिर रिपोर्टिंग भी साथ करनी है, वो भी प्रूनिंग भी साथ करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप गर्मी में ऐसा काम कर दोगे ना तो फिर डाई बैक आ जाएगा। तो अगर आपने रिपोर्टिंग कर ली है सितंबर की पहली सितंबर को, तो आप 29 सितंबर को प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ना रिपोर्टिंग की है ना प्रूनिंग की है और आप चाहते हैं कि मैं दोनों काम एक साथ कर लूँ, तो ये काम तब करने हैं जब मौसम रातें ठंडी होने लग जाती है। तो ऐसे स्टेज में ना डाई बैक आने का ख़तरा बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसे स्टेज में आपने नवंबर की पहली तारीख को चूज़ करना है। बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि रिपोर्टिंग करना बेस्ट रहता है बानिस्बत अगर हम रिपोर्टिंग ना करें, तो कोशिश करो कि आप इसकी रिपोर्टिंग कर दो। नवंबर के बाद दिसंबर एक ऐसा महीना है जब ना रोज़ अपनी ब्लूमिंग स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी स्टेज में ना रोज़ की आप कटिंग भी लगा सकते हैं। ये वो सब कटिंग्स हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। ये इंग्लिश रोज़ की कटिंग्स हैं, तो आप इंग्लिश की भी लगा सकते हैं, देसी की भी लगा सकते हैं। स्टार्ट में ट्राई करना है तो देसी से ट्राई करो, देसी की जल्दी लग जाती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उतनी आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। ये देखो मैंने इतनी कटिंग लगाई थी और ये सब के सब गर्मी में सर्वाइव कर गई और अच्छे से ग्रो भी कर रही हैं। ये देखिए, ये मैंने जैसे ही इनको ट्रांसप्लांट किया और फर्टिलाइज़र दिया, वही फर्टिलाइज़र दिया जो मैंने आपको बताई है, तो ये नए नए पत्ते निकालना शुरू हो गए और बहुत दिनों में ये बढ़ेंगे अब, क्योंकि इनका ग्रोइंग सीज़न आ गया है।
प्रूनिंग से पहले आपने उसको डीएपी देनी है, तकरीबन 5 दिन पहले डीएपी देनी है। प्रूनिंग के बाद आपने उसको कंपोस्ट डालनी है। कंपोस्ट डालने के तकरीबन 7 दिन बाद आपने उसकी केमिकल फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। केमिकल फीडिंग कौन सी करनी है? पहले आपने कैल्शियम नाइट्रेट और डीएपी डालनी है। कितनी डालनी है? 12 इंच का गमला है तो उसमें 6-6 दाने डाल दो दोनों के। अगर 6 इंच का है तो आधे कर दो। और इसके बाद आपने क्या करनी है? इसके बाद आपने एनपीके की फीडिंग करनी है, जिसमें ट्रेस एलिमेंट शामिल हो। ट्रेस एलिमेंट किसमें शामिल होते हैं? जो कि लिक्विड वाटर सोल्यूबल एनपीके होता है। ऐसे एनपीके की आपने तब तक फीडिंग करनी है जब तक न उसके फ्लावर रहेंगे। पत्ते पहले निकालने के लिए आपने डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट डालनी है। पत्ते निकल आए तो फूलों पे लाने के लिए आपने उसको एनपीके डालनी है। ऐसे वाली लिक्विड सोल्यूबल होती है जिसमें ट्रेस एलिमेंट, मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर वगैरह मिक्स होती हैं। तो ये डालनी है और ये तब तक डालनी है जब तक उसका ग्रोइंग सीज़न रहेगा। और दरमियान में आप डीएपी भी दे सकते हैं, क्योंकि डीएपी इसको इसकी जड़ों को बहुत पसंद है। डीएपी से ना रोज़ फूटता बहुत जल्दी है और उसके जो नए नए पत्ते आते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं। तो अगर आपने नए पत्ते निकालने और जल्दी निकालने तो डीएपी यूज़ करनी है। और जैसे ही फूलों पे आ जाए तो फिर आपने एनपीके ऐसी है जो कि जिसमें ट्रेस एलिमेंट शामिल हैं, ताकि उसमें किसी किस्म के पत्तों में बीमारी ना आए, ना उसकी में किसी किस्म की कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तो यही थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैंने आपको A to Z सारा बता दी है, अपना एक्सपीरियंस जो मैं करता हूँ। अगर आपके यहाँ ये चीज़ नहीं चलता तो आप कोई और भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलें, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।